नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने एक कहावत बचपन में जरूर सुनी होगी कि मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं और सामने से सांप आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। आप अगर सांप के ऊपर अपना रुमाल फेंक दें तो सांप जो है वो रुमाल में उलझ जाएगा और आप सीधे निकल जाएंगे। आज के राजनीतिक परिवेश में कुछ ऐसी ही परिस्थिति बन रही है और ऐसी परिस्थिति सत्ता पक्ष बीजेपी खुद बना रही। मैं सांप से उनकी तुलना नहीं कर रहा, आप करना चाहें तो करें। मैं तो एक कहानी सुनाई और अपनी अब बात कर रहा हूं। कोई आपस में कोरिलेशन स्थापित मत कीजिएगा, करना चाहे तो अपने रिस्क पे कीजिएगा। असली मुद्दा यह है, आज की तारीख में जो सारे मुद्दे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय मोदी जी ने जिस मुख्य मुद्दे को पकड़ लिया है और जिसको बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं वो है कांग्रेस का घोषणा पत्र। अब कांग्रेस का घोषणा पत्र पे सारा अटैक हो गया है। सारा अटैक जो है कांग्रेस की तरफ हो गया है और वास्तविक स्थिति यह है कि करीब 200 सीटों पे कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है और 342 सीटों पे बाकी जगह पर क्षेत्रीय दलों और बीजेपी की लड़ाई है। या बीजेपी कई जगह नहीं है, जैसे आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, केरला में नहीं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन बेसिकली एनडीए और अगर इंडिया गठबंधन की लड़ाई है तो 200 सीटों पे कांग्रेस से है और 342 सीटों पे बाकी लोगों से है। लेकिन जब बीजेपी ने मुख्य अपना फोकस जो है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र पे कर दिया है तो बाकी लोग स्वच्छंद हो गए। टीएमसी पे कोई अटैक नहीं, वो अपना मजे से कन्वेंसिंग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और शरद पवार कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कर रही है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी कर रही है, गुजरात के अंदर जो भरूच सीट वो लड़ रहे हैं उस पर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपने मुख्य मुद्दा जो बनाया वो तो कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाया। अच्छा, यहां भी गलती कर गए। जो कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु हैं जिनको बीजेपी अटैक कर रही है और माननीय मोदी जी अटैक कर रहे हैं, वो किस चीज पे कर रहे हैं? वो उस सिद्धांत पे कर रहे हैं जो डॉक्टर लोहिया ने सिद्धांत दिया था, धन और धरती बटके रहेगी। खैर बाद में कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दिया कि नहीं, बांटने की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो सर्वे की बात कर रहे हैं और आगे जो न्याय है वो उन लोगों को मिलना चाहिए जो कि उपेक्षित हैं और जो वंचित हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी की इस गलती से कि उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को टारगेट कर लिया, इस लड़ाई को गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई बना दिया। भाई अगर धन और धरती बटके रहेगी, अगर मान लीजिए जायदाद बटेगी या संपत्तियों का नेशनलाइजेशन होगा, राष्ट्रीयकरण होगा और अमीरों को और पूंजीपतियों को बाध्य किया जाएगा कि वो जो उनके मजदूर हैं उन्हें अच्छा पारिश्रमिक दे। आज जिस प्रकार से शोषण होता है, 10-15 हजार रुपए में प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी दी जाती है, अगर नई सरकार बनते हुए उन्हें 30-40 हजार रुपए महीने मिलेंगे तो कंपनियों के प्रॉफिट तो कम हो जाएंगे, उनकी विलासिता तो कम हो जाएगी, लेकिन गरीबों को ज्यादा फायदा होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में सारी जो पीएसयूज है उनको न लेने की वजह से पीएसयूज को पुनर्स्थापित किया जाएगा और सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी, उससे जो निजी क्षेत्र की एक स्वच्छंद गति से विस्तार हो रहा है उस पर रोक लगेगी। तो ये लड़ाई जो है ये अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई हो गई है। जैसे इंडिया गठबंधन की कोशिश थी, राहुल गांधी की कोशिश थी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की कोशिश थी कि ये लड़ाई बैकवर्ड और फॉरवर्ड की हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की इस गलत नीति से, इस गलत रणनीति से ये लड़ाई बैकवर्ड फॉरवर्ड की भी और ज्यादा हो गई है और अमीर और गरीब की भी हो गई है। क्योंकि जब अगर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहता है कि हम 10 लाख रुपए साल हर महिला को देंगे, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको स्टाइपेंड देंगे, एमएसपी की गारंटी किसानों को देंगे, अग्निवीर योजना हटाएंगे,
ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इसका विरोध करने की क्या आवश्यकता थी? आप भी कहते हैं कि नहीं, हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम से बेटर स्कीम लाएंगे, हम तो जो एमएसपी की गारंटी है वो 10% बढ़ा के देंगे, जैसे आपने छत्तीसगढ़ में कहा था। उन्होंने कहा था 3100 का धान खरीदेंगे, आपने कहा 3200 का धान खरीदेंगे। चाहे वो जुमला था, वो अलग मुद्दा है, लेकिन आपने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब विरोध करने से क्या हुआ कि जो अमीर लोग हैं वो तो खुश हो गए, और जो गरीब लोग हैं वो खुश, वो उनको लगा कि भाई विरोध तो उचित नहीं है, जो कांग्रेस कह रही है वो तो ठीक है, गरीबों को सुविधा ज्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि वो वंचित हैं, वो उपेक्षित हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि स्कूलों का निजीकरण हो गया है, उतनी फीस वो भर नहीं सकते, स्कूल के किताबें खरीद नहीं सकते, आगे पढ़ा नहीं सकते, आगे उनका भविष्य उज्जवल नहीं है, और पढ़ लिख के भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही तो निजी क्षेत्र में 10-15 हजार की नौकरी मिल रही है। जो किसानों के आंदोलन हुए, 13 महीने का आंदोलन हुआ, फिर अभी 3 महीने पहले आंदोलन हुआ, उसे कुचलने का प्रयास हुआ, और कांग्रेस कह रही है कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, और आप कह रहे हैं हम तो नहीं देंगे, हम तो दे नहीं सकते। तो जो मुद्दा वास्तविकता में कांग्रेस बनाना चाहती थी अपने घोषणा पत्र से, उसको मुद्दा बीजेपी ने बना दिया, और उस पर डिस्कशन शुरू कर दिया कि ये तो आपकी कान की बाली ले लेंगे, ये तो आपका मंगलसूत्र ले लेंगे। भाई मंगलसूत्र तो उनका लेंगे जिनके पास है सोने का, बाकी पीतल का हो और कांसे का हो तो अलग मुद्दा है। भाई आज की तारीख में अगर 80 करोड़ लोग, देश की 60% जनसंख्या 5 किलो अनाज पे निर्भर करती है, तो उनमें से कितने लोगों के पास गोल्ड का, सोने का मंगलसूत्र होगा, और रखेंगे कहां? जो झुग्गी झोपड़ी में सोते हैं और सड़क पे सोते हैं, और या कहीं किसी नाले के किनारे उन्होंने अपनी झुग्गी डाल रखी है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर केंद्रित हो गई कि पिछले 10 साल में जिन लोगों ने करोड़ों की संपत्ति पैदा की है, जिनकी संपत्ति 15-20 हजार करोड़ से बढ़ के 20 लाख करोड़ हो गई है, उनसे अगर पारिश्रमिक के माध्यम से या कमीशन के माध्यम से या गिग वर्कर्स को ज्यादा कमीशन देने के माध्यम से गरीब और अमीर के बीच के सामंजस्य को स्थापित किया जा सके, और इनकम डिस्पैरिटी को कम किया जा सके, और समाज के उन तबकों को ज्यादा लाभ दिया जा सके जो उपेक्षित रहे हैं, जिनका शोषण हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी जिसे बार बार कहते हैं कि एक वर्ग है जो हर जगह आपको प्रॉस्परस दिखेगा, और बाकी जो 80% पॉपुलेशन है उसका कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं, और वास्तविकता में नहीं है, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, नहीं है। तो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई और अमीर और गरीब की लड़ाई को कांग्रेस जितना बनाना चाहती थी, उससे ज्यादा बीजेपी ने बना दिया। अब आप सोचिए, रोज अखबारों में पढ़ते हैं 15-16 लाख करोड़ के ऋण माफ किए गए पूंजीपतियों, गरीबों के नहीं, किसानों के नहीं, छोटे उद्योगों के नहीं, छोटी दुकानों के नहीं। अगर आप एक छोटा सा लोन भी ले लें, अगर आप गरीब आदमी हैं, मध्यम वर्ग के हैं, 1-2 लाख का लोन ले लें, हाउसिंग लोन वापस ना करें, तो देखिए बैंक वाले कैसे आपसे पेश आते हैं। लेकिन अगर आप 15-20 हजार करोड़ का लोन ले लें और न दें, और उसको 1-2 हजार करोड़ में सेटल कर लें, और आप डिफॉल्टर में ना हो, और आप जो है मिल बांट के बैंक वाले और आप और पूंजीपति लोग पैसा खा लें, तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती है जो एजुकेशनल लोन्स हैं, जिन बच्चों को, जिन्होंने एजुकेशनल लोन उनके माता पिता ने इस आधार पर लिए थे कि उनको पढ़ाएंगे तो उनको नौकरी मिलेगी और रिपे करेंगे, अगर नौकरी नहीं मिली है तो लोन को राइट ऑफ कर देंगे। ये दो विकल्प हैं, और इस पे सारा फोकस बना के भारतीय जनता पार्टी ने और बीजेपी ने और माननीय मोदी जी ने फोकस वहीं ला दिया है जहां पे कांग्रेस चाहती थी कि आ जाए। अगर पूंजीपतियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया आपने मोदी जी ने सत्ता में आते ही, जिससे बड़े बड़े पूंजीपतियों को टैक्स में फायदा हुआ, उसकी वजह से उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़े, उसकी वजह से शेयर मार्केट बढ़ा। आपने जनता को बताने की कोशिश की क्योंकि शेयर मार्केट अच्छा चल रहा है, इसका मतलब बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन उससे फायदा किसको हुआ? 3-4% उस जनसंख्या का हुआ जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है। 97% लोग, 95% लोग देश के जो हैं वो तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं है, उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ।
बल्कि उनको नुकसान हुआ, क्योंकि आपने एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर पूंजीपतियों का फायदा किया और उधर दूसरी तरफ जीएसटी बढ़ाकर गरीबों का नुकसान किया। क्योंकि जीएसटी जितना एक गरीब आदमी देता है उतना ही एक अमीर आदमी देता है। डीजल, पेट्रोल, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी दाम पे अमीर खरीदता है, गरीब भी खरीदता है। तो अमीरों को सुविधाएं दी और गरीबों से आपने छीना। बेसिकली आपने जो जमा पूंजी गरीबों की थी वो छीन के अमीरों को सौंप दी। और कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि न्याय होगा और गरीबों को वो चीज मिलेंगी जिसके वो हकदार हैं। इसमें आपने जो मुख्य बिंदु था चर्चा का, उसको अपनी गलत रणनीति के तहत कांग्रेस के हाथ में और अपोजिशन के हाथ में सौंप दिया। भाई, इस देश में अगर मान लीजिए 142 करोड़ की जनसंख्या है, तो ये बिल्कुल सबको मान लेना चाहिए, सवर्णों को भी मान लेना चाहिए, आदिवासियों को भी मान लेना चाहिए, हर व्यक्ति को, पूंजीपति को, साधारण आदमी को मान लेना चाहिए कि जिन लोगों को अधिकार ही नहीं मिला, जिन्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, उन्हें मौका मिलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब कहा था कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर बनेगा, अब आप शिक्षा के अधिकार को वंचित कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि सबको निजीकरण हो रहा है, स्कूल है ही नहीं सरकारी। हम लोग सब सरकारी स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं, जरा सी फीस होती थी और बढ़िया टीचिंग होती थी और सारी सुविधाएं मिलती थी और परमेश्वर की कृपा से आज ठीक ठाक काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गरीब आदमी को और अमीर आदमी को कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़े और सरकारी स्कूल में टीचर्स ना हो और पढ़ाई ना हो, तो इसका माने आप एक वर्ग के साथ जो 80% है देश के अंदर, उसको शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, उसको नौकरी से वंचित कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ने से वंचित कर रहे हैं। तो एक प्रकार से जो पूरी लड़ाई थी, कांग्रेस के घोषणा पत्र को सेंट्रल बिंदु पे लाके मुख्य बिंदु में लाने की वजह से बीजेपी ने जो अपोजिशन की स्ट्रेटेजी थी उसको सफल कर दिया। अब उसको कोशिश करें मुसलमानों की तरफ मोड़ दें, 12 बच्चे वाले और 2 बच्चे वाले कह के आप पूरा धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करें, जबकि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन वो चुनाव आयोग तो है ही नहीं, वो तो चुनाव आयोग है, वो तो संज्ञान नहीं ले रहा है। खुलेआम हिंदू मुसलमान हो रहा है। शिवसेना को जय भवानी कहने पे मेमो दिया जाता है और इनके यहाँ जय श्री राम कहते हैं, जय सियाराम भी नहीं कहते हैं, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होती है। तो ये तो हो रहा है, लेकिन जनता के सामने राहुल गांधी ने, आपको पता होगा निर्भया के साथ जो कांड हुआ था, उसके भाई को एयरफोर्स में अपने पैसे से पढ़ाया, आगे बढ़ाया और वो आज पायलट है। एक आदमी जिसके पैर पूरी तरह से खराब थे, आर्मी में था, उसका पूरा इलाज का खर्चा राहुल गांधी ने उठाया। तो एक मैसेज है कि ये पार्टी गरीबों की सोचेगी और उसका विरोध करके दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, गरीबों को नहीं मिलना चाहिए, अमीरों को ही सब कुछ मिलना चाहिए। उनके सोने के भंडार जो हैं, उनके जो असीम भंडार हैं, जो स्विस बैंक में पैसा जमा है, पनामा पेपर्स में जिनका पैसा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गरीब गरीब रहें, अमीर अमीर रहें। ये मॉडल अमेरिका में चल सकता है, ये मॉडल यूरोप में चल सकता है, ये मॉडल हिंदुस्तान में नहीं चल सकता। इसीलिए महात्मा गांधी ने जब कॉटेज इंडस्ट्री की बात की थी, टाइनी इंडस्ट्री की बात की थी, जब उन्होंने गांव और शहर के बीच के भेद को कम करना, अमीरों और गरीबों के बीच के भेद करना, सवर्णों और दलितों के बीच के भेद को खत्म करने का प्रयास किया था डॉक्टर अंबेडकर ने या महात्मा गांधी ने या बाकी सारे समाज सुधारकों ने, वो इसलिए किया था कि देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति इंप्रूव हो। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, पढ़ लें, कहीं कहीं उसमें मुस्लिम लीग का कोई प्रश्न नहीं है, कहीं मुसलमानों के बारे में कोई बात नहीं है, वंचितों के बारे में बात है, गरीबों के बारे में बात है। तो आज का जो मुद्दा है, इसको फोकस पॉइंट पे लाके गरीब अमीर का मुद्दा बना दिया गया है। और गरीब मानी बात है देश में जाते हैं और वो परेशान हैं और अमीर परेशान नहीं है, उनको आनंद है। नोटबंदी में वो उन्होंने आनंद लिया, खूब पैसा कमाया, अपना ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया। तो बीजेपी रिप्रेजेंट कर रही है अमीरों को और इंडिया अलायंस रिप्रेजेंट कर रहा है गरीबों को। इंडिया अलायंस रिप्रेजेंट कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं, और बीजेपी अलायंस आइडेंटिफाई अपने को कर रहा है जो संविधान को बदलना चाहते हैं। लड़ाई बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल नैरेटिव स्पष्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है।
कांग्रेस के घोषणा पत्र को मेन स्ट्रीम में लाने पे और खुलेआम और हिंदू मुसलमान का नैरेटिव भी जो है वो हर्ट कर रहा है बीजेपी को, ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है आप बताइएगा, और आपने मेरी बात सुनी, अपनी टिप्पणी दीजिएगा जिससे मुझे मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद, आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।